कैसा हो कि आप अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्दर्न एरिया ट्रिप पर गए? आपने एक होटल लिया है जो कि पहाड़ों और जंगल के दरमियान में, चारों तरफ पहाड़ हैं, दरख्त हैं। दिन में तो आपकी विंडो से बाहर का मंजर बहुत हसीन और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है क्योंकि आपको नेचर दिख रही है। वही मंजर रात को उतना ही खौफनाक होने लगे जब बाहर टिड्डों की आवाज, और जब आप विंडो बाहर खोल के देखें तो आप देखें कि कोई आपको बाहर खड़ा फॉलो कर रहा है। उसका मुंह सिर्फ आपकी विंडो की तरफ है और वो आप ही को देख रहा है, लेकिन आप शायद समझें ये किसी और मकसद के लिए खड़ा था। लेकिन फिर कुछ देर बाद दोबारा से विंडो खोलें तो वो जो भी वहां खड़ा था उसकी नजर आपकी तरफ हो। सोचा क्या माहौल हो, बार बार आपके देखने के बाद भी उसकी नजरें आप ही की तरफ हैं। कुछ ऐसे ही हॉन्टेड होटल्स की स्टोरीज में आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। ये स्टोरीज तकरीबन सारी इंडिया की हैं जो कि हॉन्टेड होटल्स की हैं। स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरीज को लास्ट तक सुनिएगा। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ ले, अपने आसपास हिसार बांध ले, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती। चलते अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बद्दान, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं आपकी कहानियां 1 साल से सुन रही हूँ और सोचती थी कि अपनी कहानी शेयर करूं, लेकिन वक्त नहीं मिलता था। आज फारिग थी तो सोचा आपसे शेयर कर लूं। मैं सैयद फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ और मेरी फैमिली इन चीजों को बहुत मानती है, खासतौर पर मेरी नानी अम्मा। अब उनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए हमें। मेरा नाम नबीहा है और मैं पंजाब साइड से हूँ मैं किसी वजह से अपने शहर का नाम जिक्र नहीं कर सकती। ये बात 2018 की, जब हमारी फैमिली ने मरी जाने का प्लान बनाया। हमारी और हमारे ताया अब्बू की फैमिली ने जुम्मा को अपने घर से निकलने का फैसला किया। पहले मैं, मेरी अम्मी और अब्बू ताया के घर पहुंचे और वहां 2 दिन क़याम किया। फिर सब मिलकर मरी के लिए रवाना हो गए। सफर बहुत खूबसूरत था और कोई परेशानी नहीं हुई। हम मरी पहुंचे लेकिन वहां कोई होटल खाली नहीं था क्योंकि दिसंबर का महीना था और लोग मौसम का लुत्फ उठाने आ रहे थे, जिसकी वजह से कमरे नहीं मिल रहे थे। खैर काफी दूर एक जगह हमें एक होटल मिला, मगर वहां सिर्फ एक ही कमरा दस्तयाब था। हमने बहुत कोशिश की कि दूसरा कमरा मिल जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हुआ। कमरा बहुत छोटा था। मेरे ताया की फैमिली में उनकी 4 बेटियां, ताई अम्मा और ताया अब्बू शामिल थे। होटल के मैनेजर ने बताया कि यहाँ से 10 मिनट के फासले पर एक और होटल है जहाँ बड़ा कमरा दस्तयाब हो सकता है। चुनाचा ताया की फैमिली वहां चली गई और उन्होंने वहां कमरा ले लिया। मुझे उस मैनेजर से कुछ अजीबोगरीब सी वाइब्स महसूस हुई, जैसे कोई खौफनाक चीज हो, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हम अपने कमरे में आ गए। हम सब बहुत थके हुए थे और रात भी हो चुकी थी, इसलिए सब सो गए। अम्मी और अब्बू तो फौरन सो गए, लेकिन मेरी आंख आधी रात को खुल गई। मैं बिस्तर पर बैठकर मोबाइल पर गेम खेलने लगी। अचानक मुझे अपने पांव पर कुछ महसूस हुआ, जैसे किसी ने हाथ लगाया हो। मैं शुरू से ही बहुत डरती हूँ, लेकिन उस वक्त मैं गेम में इतनी मसरूफ थी कि ज्यादा तवज्जो ना दी। फिर दोबारा ऐसा महसूस हुआ और इस बार हाथ सख्त था, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। मैंने फौरन अपना पांव झटका और उठकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मैं थोड़ा डर गई और आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर कंबल लेकर सो गई। लेकिन मुझे रात भर कमरे में बार बार कुछ महसूस हो रहा था, जैसे कोई चल रहा हो। खैर जैसे तैसे वो रात गुजर गई। अगले रोज मैं सुबह उठी तो तैयार हो रही थी। मैंने नाश्ता किया और अम्मी ने कहा, जल्दी करो, तुम्हारे ताया अब्बू ने कहा है कि आज बाहर घूमने जाना। इस जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरे हाथ से चाय का कप मेरे पांव पर गिर गया। चाय ज्यादा गर्म नहीं थी क्योंकि दिसंबर का महीना था और सर्दी की वजह से चाय 1 मिनट में ही ठंडी हो जाती थी, लेकिन मेरे मोजे पूरी तरह गीले हो गए थे। मैं मोजे बदलने के लिए बैठी। जब मैंने अपने पांव से मोजे उतारे तो दान भाई आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पांव पर बहुत गहरे उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने बहुत मजबूती से पांव पकड़ा हो। मैं ये देखकर बहुत हैरान हुई। मुझे रात वाला वाकया याद आ गया और यकीन हो गया कि वो मेरा वहम नहीं था,
वो हकीकत थी। मेरे पाँव में मौजूद निशान सच्चाई थी। उसी वक्त अम्मी ने मुझे आवाज दी, बेटा जल्दी आ जाओ। मैं जल्दी से मुंह से पहन कर उठी और सोचा कि अम्मी को जाकर सारी बात बताऊंगी। फिर हम घूमने निकल गए। पूरा दिन घूमने फिरने में निकल गया। रात को जब वापस आए तो सब इतने थके हुए थे कि आते ही अम्मी और अब्बू सो गए और मुझे इन्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। खैर मैं भी बहुत थक गई थी, इसलिए आकर सो गई। लेकिन ये वही रात का वक्त था जब मेरी आंख खुली और मुझे अपने पास कुछ महसूस हुआ। एक साया जो मेरे कमरे की बैल्कनी से खिड़की और खिड़की से बैल्कनी तक चक्कर लगा रहा था। तान भाई ये सब तकरीबन 5 मिनट तक होता रहा और फिर वो साया गायब हो गया। मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कुछ बोल सकूं। मेरे ऊपर एक ऐसा बोझ था जो बर्दाश्त से बाहर था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन मैंने हिम्मत की और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। वो वजन खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगा और मुझे सुकून महसूस होने लगा। वो रात किसी क़यामत से कम नहीं थी। खैर तकरीबन 1 घंटे बाद अजान हुई। मैं उठी, वुजू किया, नमाज अदा की और दोबारा सो गई। सुबह मेरी अम्मी मुझे उठा रही थी, लेकिन मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। अम्मी ने मुझे कहा, मैं ताया अब्बू लोगों के कमरे में जा रही हूं, तुम आ जाना, चाय रख दिया, उठो तो गर्म करके पी लेना और जल्दी आना। अम्मी को मैंने कह दिया कि आप जाएं, मैं आती हूँ। लेकिन ये मेरी गलती थी। अम्मी के जाने के 20 मिनट बाद मैं उठी और अपने बैग से अपना ड्रेस निकाला और बेड पर रख दिया। फिर मैं किचन में चाय गर्म करने चली गई। जब वापस आई तो मेरा ड्रेस बेड पर नहीं था। मैंने सोचा शायद मैंने निकाला ही नहीं होगा। मैंने दोबारा बैग खोला और एक और ड्रेस निकाल कर बेड पर रख दिया। फिर मैंने किचन से कप उठाया और चाय का कप लेकर वापस आई। उस बार भी मेरे बेड पर रखा हुआ ड्रेस गायब था। मैं बहुत परेशान हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं अभी निकाल कर बेड पर रख कर गई हूँ, फिर ड्रेस कहाँ गया। मैंने वॉशरूम में देखा तो मेरे दोनों ड्रेस वहीं लटके हुए थे। इस लम्हे मेरी हालत मरने वाली हो गई कि बेड पर रखे हुए कपड़े यहाँ कैसे आ गए। लेकिन मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद मैंने ही रखे होंगे, भूल गई होंगी। फिर मैं कपड़े तब्दील करने चली गई। मैं वापस आई तो मैंने एक बार लॉक देखा, वो दरवाजे पर ही लगा हुआ था। मैं तैयार हुई और जब कमरे से बाहर निकली तो लॉक वहां नहीं था। मैं कुछ परेशान हुई कि अभी तो लॉक यहाँ था, अब कहाँ गया। मैंने अंदर आकर देखा तो लॉक मेज पर पड़ा हुआ था और चाबी भी साथ थी। मैं बहुत डर गई। जैसे ही मैं लॉक उठाने के लिए अंदर आई, मुझे कमरे के बाहर से आवाज आई जैसे किसी ने मेरा नाम लिया। हल्की सी बेटा कहने की आवाज थी। उस वक्त मेरी डर के मारे हालत खराब हो गई। मैंने फौरन लॉक उठाया, कमरे को बंद किया और वहां से भागने लगी। जैसे जैसे मैं भाग रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। वो 15 मिनट का रास्ता जैसे आधे घंटे का रास्ता लग रहा था। जब मैं वहां पहुंची तो मेरा सांस फूला हुआ था। सबने पूछा क्या हुआ। मैंने कहा जल्दी में आई हूं इसलिए मेरा सांस चढ़ गया। खैर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरी अम्मी जानती थी कि मेरे साथ जरूर कुछ हुआ है। इन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा तुम ठीक हो ना। मैंने हाँ में सर हिलाया। इन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बोली, डरो नहीं, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है, आयतुल कुर्सी पढ़ो और अपने ऊपर दम कर लो। वो दिन भी गुजर गया। वो हमारी आखिरी रात थी क्योंकि हमारे 3 दिन का क़याम था। रात को जब मैं सोई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई विंडो से मुझे देख रहा हो। मैं उठी और विंडो से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे कमरे के सामने पहाड़ थे जो दिन में खूबसूरत लगते थे, लेकिन रात में वही पहाड़ बहुत खौफनाक लग रहे थे। फिर मेरी नजर एक दरख्त पर पड़ी जहां वही होटल का मैनेजर दरख्त के नीचे अकेला खड़ा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। अचानक उसने पलटकर मेरी तरफ देखा।
بھائی اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے شعلے دہک رہے ہوں. اس کے چہرے پر غصہ اور نفرت نمایاں تھی. جب اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے فوراً گھبرا کر ونڈو بند کر دی اور میں نے پردہ آگے کر دیا. لیکن تجسس میں تھوڑا پردہ ہٹا کر دوبارہ دیکھا تو وہ وہیں کھڑا تھا، لیکن اب وہ مسکرا رہا تھا. میں نے فوراً اپنی امی کو جگایا. وہ پینک میں اٹھی اور کہنے لگی آیت الکرسی پڑھو، دم کرو اور سونے کی کوشش کرو. صبح ہم یہاں سے چلے جائیں گے، تم گھبراؤ نہیں. امی نے کہا میں نے تم سے پہلے بھی پوچھا تھا لیکن تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا. تب میں نے انہیں بتایا کہ میں ڈری ہوئی تھی اس لیے نہیں بتا سکی. خیر امی نے پانی پی لیا اور مجھے بھی پلایا. پھر وہ مجھے سلا کر خود بھی سو گئی. اگلے روز جب ہم چیک آؤٹ کر کے کمرے سے باہر نکلے تو کمرے کے دروازے کے بالکل سامنے ایک سیاہ سایہ نظر آیا جس کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھی. میں نے فوراً اپنی امی کو بتایا. امی نے دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے لے آئی. جب ہم نیچے پہنچے تو وہی مینیجر ریسیپشن پہ کھڑا تھا اور مجھے غور سے دیکھ رہا تھا. اس کے چہرے پر ایک جھوٹی اور خوفناک مسکراہٹ تھی، جیسے وہ بتا رہا ہو کہ اس نے مجھے خوف زدہ کر دیا یا جیسے ابھی مجھے نقصان پہنچا دے گا. بھائی وہ مجھے جس نظر سے دیکھ رہا تھا اس کی تپش میرے پورے جسم میں اتر رہی تھی اور مجھے تکلیف ہو رہی تھی. جسم میں اتنا درد ہو رہا تھا جیسے کسی نے مجھے جلا دیا ہو. میرے ہاتھوں سے جان نکل رہی تھی. یہ بات میری امی نے نوٹ کی اور فوراً مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں چلنے کو کہا. میں جیسے تیسے کار تک پہنچی اور بیٹھ گئی، لیکن وہ تپش میرے اندر تک اتر چکی تھی. جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی اور ہم ہوٹل سے نکلے میری نظر ہمارے کمرے پر پڑی. اس کی بالکنی میں ایک آدمی کھڑا تھا. اس کی شکل واضح نہیں تھی لیکن وہ کھل کر مسکرا رہا تھا. جب تک ہماری کار مڑ نہیں گئی وہ وہیں کھڑا رہا اور کار کے موڑ لینے کے بعد وہ منظر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا. جب ہم گھر واپس پہنچے تو مجھے بہت تیز بخار تھا. میری نانی اور امی نے دم اور تعویذ وغیرہ کیا لیکن میں بہت بیمار ہو گئی. مجھے ٹائیفائڈ بخار ہو گیا اور میں دن بدن کمزور ہوتی گئی. میری طبیعت خراب ہوتی گئی اور مزاج بھی بدل گیا. میں چڑچڑی اور بدتمیز ہو گئی، یہاں تک کہ گھر والوں سے بھی بدتمیزی کرنے لگی. میرا بخار اور بیماری میرے لیے عذاب بن گئی. ڈاکٹر نے میرا علاج سے جواب دے دیا لیکن میری نانی اور امی نے ہمت نہیں ہاری. انہوں نے میرے لیے روزانہ دم اور روحانی علاج کیا. میرا علاج مکمل 20 دن تک چلا. اس دوران میری نانی جو کہ ایک بڑی عالمہ اور اللہ والی خاتون تھی میرے لیے دعا کرتی رہی. لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے تھے اور وہ اللہ کے حکم سے حل کرتی تھی. آخرکار میں بہتر ہونا شروع ہوئی. ڈاکٹر نے بھی حیرانی کا اظہار کیا اور کہا یہ صرف اللہ کا کرم ہے جو یہ لڑکی بچ گئی، ورنہ ہم نے تو جواب دے دیا تھا. میں ٹھیک تو ہو گئی لیکن اس واقعے کا خوف آج بھی میرے اندر ہے. بھائی آج بھی وہ شخص میرے ذہن سے نہیں نکلتا. اس کی نظر، اس کا ہنسنا سب یاد آتا ہے. اس دن کے بعد میرے ساتھ عجیب چیزیں ہونے لگیں. کبھی مجھے اکیلے بیٹھے ہوئے کوئی میرا نام لے کر بلاتا، کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو. یہ سب معمول کی باتیں بن چکی ہیں لیکن خوف آج بھی باقی ہے. سوچیں، اس چیز کو اپنے اوپر امیجن کر کے دیکھیں کہ آپ سکون سے ایک جگہ بیٹھے ہیں اور آپ کو ایسا لگنے لگے کہ کوئی آپ کو آبزرو کر رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے. کتنا عجیب منظر ہوتا ہے. اور یہ میں اپنی لائف میں فیس کرتی رہی ہوں. آپ سب میرے لیے دعا کیجیے گا. یہ میری کہانی تھی جو میں نے آپ کو مختصر سنائی. اچھی لگے تو عدنان بھائی اپنے چینل پر لازمی شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی. بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف. میں اپنی بہن کا واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں جو کہ انہی کی زبانی شیئر کر رہا ہوں. یہ دہلی سے منالی کے لیے نکلے تھے اور ایک ہفتے کے قیام کے انتظام کیا تھا کیونکہ وہ جگہ بہت خوبصورت ہے. پہاڑی علاقے ہونے کی وجہ سے وہاں کا منظر کافی دلکش ہے. میری بہن اور ان کے شوہر دونوں ساتھ گئے تھے. اب میں انہی کی زبانی واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں. ہم بیگم پور سے منالی کے لیے نکلے. گھر سے پوری تیاری کر کے روانہ ہوئے.
एक दिन में हम मनाली पहुंच गए। बस के जरिए सफर तय किया। वहां पहुंचने के बाद हमने होटल तलाश करना शुरू किया। काफी तलाश के बाद हमें एक होटल मिला। वो होटल तीसरी मंजिल पर था, जहां 2 कमरे थे। उसकी लोकेशन का जिक्र करूं तो बाहर भी एक बेड था। डबल बेड का जो अंदर वाला कमरा था, वहां किचन और बाथरूम मौजूद थे। हम वहां एक दिन रुके और हमारे साथ कुछ भी गैर मामूली वाकया पेश नहीं आया। लेकिन दूसरे दिन रात को अजीब वाकया शुरू हो गए। ये कुछ यूं हुआ कि रात के 11 बजे मेरी आंख खुल गई। हम बहुत थक चुके थे क्योंकि पूरी रात बस में जागते हुए गुजरी थी, इसलिए मेरे शौहर और मैं जल्दी सो गए। दूसरे दिन रात तकरीबन 1:30 बजे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बाथरूम में पानी गिरा रहा हो। मैं उठकर अंदर वाले कमरे में गई ताकि नल बंद कर सकूं, लेकिन वहां जाकर देखा कि पानी गिरने जैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। मैंने सोचा शायद ये आवाज हमारे आसपास के कमरों से आ रही हो, क्योंकि वहां और भी काफी कमरे थे। मैंने उस बात को नजरअंदाज किया और वापस आकर अपने शौहर के साथ लेट गए और मैं भी सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई जोर जोर से सांस ले रहा हो। मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी। हमारे पास एक रजाई थी। मैं उसे ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। जब मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई मौजूद नहीं था। मैं अपने शौहर को जगाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं इतनी ज्यादा डर चुकी थी। फिर हिम्मत जमा करती हूँ और ये देखने की कोशिश करती हूँ कि कौन है, मगर जब मैं इधर उधर देखती हूँ तो वहां कोई भी नहीं होता। मुझे नींद आ रही थी। मैं अपना मुंह खोलकर चारों तरफ इधर उधर देखती रहती हूँ कि अगर कुछ भी होगा तो मुझे पता चल जाएगा। फिर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बेड के नीचे से झुककर मुझे देख रहा है। ये देखकर मैं अचानक जोर से चीख पड़ी। मैं बहुत ज्यादा डर गई क्योंकि जो मैंने देखा ना वो कोई इंसान था और ना ही कोई आम मखलूक। वो मुझे किसी जानवर जैसा लगा जो 4 पैरों पर चल रहा था। जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैं जोर से चीख उठी। मेरी चीख सुनकर मेरे शौहर भी जाग गए। जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वो कहने लगे कि शायद तुमने ख्वाब देखा होगा, लेकिन जो मैंने देखा था वो हकीकत में देखा था। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो यही कहते रह गए कि तुम्हारा वहम होगा। वो मेरी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उनसे कहा कि तुम सो जाओ। इसके बाद मैं भी कंबल में मुंह ढांप कर सोने की कोशिश करने लगी, मगर अब मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा दिल अब बहुत जोर जोर से घबरा रहा था। और जब मेरे शौहर भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे, तो ऐसे करते करते मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन मेरे शौहर कहीं दूर दराज की जगह घूमने गए थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप चले जाएं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे काफी मना करने के बावजूद वो आखिरकार मान गए और अकेले चले गए। मुझे ये नहीं पता था कि दोपहर में भी मेरे साथ ये सब हो जाएगा। वो सुबह के तकरीबन 10 बजे घर से निकल चुके थे और मुझे बुखार चढ़ा हुआ था कि जो भी मैंने कल रात देखा था वो बिल्कुल होश में देख रही थी। फिर 1:30 बजे के करीब मुझे अंदर वाले कमरे से कुछ खाना चबाने की आवाज सुनाई दी। मैं काफी देर तक ये आवाज सुनती रही। जब मुझसे मजीद बर्दाश्त न हुआ तो मैं एक बार देखने के लिए गई। वो दिन का वक्त था, दोपहर का। मैंने सोचा कि अब जो भी होगा मैं अपने फोन का कैमरा ऑन करके अपने शौहर को दिखाऊंगी। अगर कोई आवाज या कोई मखलूक मुझे नजर आई तो मैं इसे बतौर सबूत दिखा सकूं। मैंने कैमरा ऑन किया और कमरे की तरफ चलने लगी। जब मैंने गेट खोला और जो मंजर देखा, इससे मेरी रूह कांप गई। वो 4 पैरों वाली कोई मखलूक थी जो मुझे जानवरों जैसी नजर आ रही थी। उसका पूरा मुंह खून से लथपथ था और मैं इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि जैसे ही मैंने उसे देखा मेरी सांस रुक गई। मैं जोर से चीख उठी। वो चीज मेरी तरफ दौड़ती हुई आई। वो कोई गोश्त वगैरह खा रही थी। जब मैंने ये सब देखा तो मैं बहुत ज्यादा डर गई और फौरन बाहर निकल गई।
होटल के नीचे जोर जोर से भागती हुई पहुंची। मैंने होटल के मैनेजर को सब कुछ बताया और उन्हें वीडियो दिखाई। वो भी ये देखकर हैरान रह गए। फिर मैंने फौरन अपने शौहर को फोन किया। वो जल्दी से होटल में पहुंचे। जब मैंने इन्हें वीडियो दिखाई तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए। मेरे शौहर ने मैनेजर से कहा कि भाई ये लो पैसे, हम अभी के भी यहाँ से जा रहे हैं। फिर हम मैनेजर को ऊपर लेकर गए। हिम्मत करके अपना सामान पैक किया और फौरन किसी दूसरे होटल के लिए रवाना हो गए। हमें अभी कुछ दिन वहां रुकना था, लेकिन हमने जब दोबारा उस कमरे को देखा तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था, मगर जो सबूत था वो हमारे पास मौजूद था। हम वहां से निकल गए और एक दूसरा होटल बुक किया। अब हम वहां 4-5 दिन रहे और फिर वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो अदनान भाई, ये थी मेरी बहन की कहानी। अब मैं आपको वो वीडियो भेजने जा रहा हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाजमी तमाम सुनने वालों को शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। अच्छा दोस्तों, इन्होंने मुझे एक वीडियो शेयर किया जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो जाकर वो देख सकते हैं आप लोग। वीडियो तो काफी क्रीपी है। अब आप लोग ही देख के बता सकते हैं कि वो वीडियो रियल है फेक है, क्योंकि ये मुझे तो बहुत क्रीपी लगी है। बाकी अल्लाह जानता है जिन्होंने रिकॉर्ड की है। अब यहाँ काफी लोग कहते हैं कि अपनी स्टोरी में ही वीडियो शेयर कर दिया करें। देखें, होता ऐसे है कि लोग अपनी स्टोरी एक चैनल पे नहीं, कई दफा दूसरे चैनल पे भी शेयर कर देते हैं, जिससे पहले भी मेरा एक दफा चैनल अफेक्ट हो चुका है। तो फिर यूट्यूब के भी कुछ रूल्स हैं, रील्स कंटेंट का मसला आ सकता है, तो इसलिए मैं बड़ा सेफ साइड चलता हूँ। पहले भी मैं नुकसान उठा चुका हूँ, तो मैं दोबारा नुकसान उठाना नहीं चाहता, तो इसलिए मैं व्हाट्सएप चैनल पे उस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके वो वीडियो देख सकते हैं आप लोग। तो बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम ज़ैनब है और मैं मुंबई, इंडिया से हूँ। मैं तकरीबन 1 साल से आपके यूट्यूब चैनल की कहानियां सुनती हूँ। मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ कि बयान करने का अंदाज बहुत जबरदस्त है, माशाल्लाह। आपकी कहानी सुनाने का अंदाज बहुत दिलचस्प है। ये वाकया जिस बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये 2022 का है। हम 4 बहन भाई, 3 बहनें और एक भाई ने मुंबई से बाहर किसी पहाड़ी इलाके में घूमने का मंसूबा बनाया। तो हमने ऊटी जाने का फैसला किया, जो मुंबई से काफी दूर है और एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाका है। ये अपने दिलकश मंजर, खेतों और जंगलात के लिए मशहूर है। हमने गूगल पर सर्च करके एक अच्छा सा रिजॉर्ट ढूंढा और इसके रिव्यूज भी काफी अच्छे थे, तो हमने वहां 4 दिन के लिए एक स्वीट बुक करवा लिया। खैर, हम वहां पहुंचे खुशी खुशी, बहुत पुरजोश थे कि बहुत एंजॉय करेंगे वगैरह वगैरह। रिसेप्शन पर हमें रूम नंबर 104 दिया गया, जो ग्राउंड फ्लोर पर था। एक खातून स्टाफ और एक मर्द स्टाफ ने हमें हमारा कमरा दिखाया और हमारा सामान भी अंदर रख दिया, लेकिन वो दोनों हमें बहुत अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे कि कुछ कहना चाहते लेकिन किसी वजह से कुछ कह नहीं सकते थे। हमने ये बात महसूस की, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया और कमरे में सेटल होने लगे। ये एक बहुत खूबसूरत स्वीट था, जिसमें दाखिल होते ही एक लाउंज एरिया था, जिसमें एक सोफा कम बेड, 2 कुर्सियां, एक डाइनिंग टेबल, टीवी, लैंप्स वगैरह थे। अंदर एक बेडरूम था जिसमें 3 बेड, एक वार्डरूम, स्टडी टेबल के साथ कुर्सी, साइड टेबल्स, लैंप्स, 2 खिड़कियां और वॉशरूम लाउंज एरिया में था। काफी खूबसूरत स्वीट था। तो फैसला हुआ कि बेडरूम में 3 लोग सोएंगे और एक बहन सोफा कम बेड पर सोएगी। हम दोपहर के वक्त ही पहुंच गए थे, तो हम फ्रेश हुए और हमने लंच किया कैफेटेरिया में जाकर, और बस बाहर ही वहां एक खूबसूरत सा स्विमिंग पूल था जो एक फार्म को ओवरलुक करता था। हम बैठकर मंजर का लुत्फ उठा रहे थे, खूबसूरती से तस्वीर ली, वीडियोस बनाई और यूं ही शाम होने लगी। फिर हमने चाय ऑर्डर की और वहीं मंजर और मौसम का लुत्फ उठाते हुए चाय एंजॉय की। इस दौरान मालिक भी हमसे मिलने आए और इसने हमारा खैर मकदम किया। वो बहुत ही मजहबी शख्स थे, लेकिन उनकी आंखों और चेहरे के तासुरात कुछ अजीब से थे। इन्हें कुत्ते बहुत पसंद थे, तो इनके यहाँ 6 कुत्ते थे, एक मेल डॉग, एक फीमेल डॉग जिसकी आंखें बहुत अजीब थीं, मतलब एक आंख से वो नाबीना भी था, और फिर इनके 4 बच्चे भी थे। खैर, रात हो गई और हमने जल्दी डिनर कर लिया, क्योंकि हम थके हुए थे, तो सोचा जल्दी सो जाएंगे। डिनर के बाद हम अपने कमरे के बाहर बैल्कनी में कुर्सियां लगाकर बैठे थे कि अचानक वो मालिक आया और हमसे कहने लगा,
आए आप लोग भी मेरी टेलीस्कोप से खला देखें। आज फुल मून है, आकर इस खूबसूरत फुल मून को मेरे टेलीस्कोप से देखें। वो बहुत पुरजोश था, पता नहीं क्यों। खैर हम भी चले गए फुल मून देखने और वाकई ये एक शानदार तजुर्बा था। फिर हम अपने स्वीट में वापस आ गए, सब अपनी अपनी जगह सेटल हो गए, कल के मंसूबे बनाने लगे और सोने लगे और सब सो गए। अचानक रात 1:30 बजे मेरी बहन जो लाउंज एरिया में सोफा कम बेड पर सो रही थी, वो मुझे पुकारने लगी। मैं जाग गई और इससे पूछा क्या हुआ, तो वो बोली क्या तुम या कोई और अभी मेरे पाँव के पास आकर बैठा था क्या? तो मैंने और हम तीनों ने जवाब दिया कि नहीं, हम तो यहाँ सो रहे थे, हमने डिम लाइट ऑन रखी थी। तो अचानक थोड़ी देर बाद, सिर्फ 2 मिनट बाद, वो जोर से चिल्लाई, कौन है, कौन, हट जाओ यहां से। हम सब डर के मारे जाग गए और तोड़ते हुए लाउंज एरिया में गए, ये सोचकर कि शायद कोई चोर आ गया होगा, मगर वहां कोई नहीं था। हमने सारी जगह चेक की, वॉशरूम, बैल्कनी, बाहर दोनों कमरे, कोई नहीं था। वो जो भी चीज थी वो बिल्कुल अनविजिबल थी। मेरी बहन काफी डरी हुई थी, मगर उसने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी थी, इसलिए वो चीज दूर हो गई थी जो इसके ऊपर चढ़ना चाह रही थी। हम लोगों के तो डर के मारे नींद उड़ गई थी। काफी देर तक हम दुआएं पढ़ते रहे, लाइट्स ऑन की हुई थी, बहुत थके हुए थे, तो फिर सोने की कोशिश की। 4:30 ही हुए थे, हम अभी भी गहरी नींद में नहीं थे। अचानक मेरे भाई को ऐसा लगा कि कुछ बाल या रस्सी जैसी चीज इसके चेहरे पर है, जिससे उसे खारिश हुई। तो इसने अपने हाथ से मुंह झुंझलाने की कोशिश की, तो एक अजीब सा रफ सा बाल इसके हाथ में आया। उसने आंखें खोल कर देखा तो एक अजीब सा, बहुत ही कर्ली कर्ली बालों वाला, अजीब रंग की आंखों वाला, अजीब सी शक्ल का जानवर, जैसे मैले से कपड़ों में कोई मलबूस चीज इस पर झुकी हुई थी और सूंघने की कोशिश कर रही थी। उफ, जैसे कोई कुत्ता इंसान को सूंघता है। मेरे भाई ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो गायब हो गया, सिर्फ 1 सेकंड में। फिर हम सब लोग जाग गए उसके गुस्से की आवाज सुनकर। उसने उससे कहा, कौन है तू? और फिर वो गायब हो गया। फिर बस हम जाग गए और रोशनी होने का इंतजार किया और अपना सामान लेकर रिसेप्शन पर गए और अपनी बुकिंग कैंसिल करवा दी। पैसे भी रिफंड नहीं किए उन लोगों ने। हमने कहा रहने दो, आप लोगों ने हमें हॉन्टेड रूम क्यों दिया था? सारे स्टाफ गिल्टी थे और कुछ कहा नहीं। फिर हम वहां से चले गए। एक बात आपको बताती चलूं, जो फीमेल कुत्ते की शक्ल और आंखें थीं वो बिल्कुल वैसी ही थीं जैसे उस अजीब सी मखलूक की। खैर पता नहीं वो कैसे इतनी मुमासलत थी। मुंबई वापस लौटने के बाद हमने अपनी एक जानने वाले आमिल साहब को सब कुछ बताया। उन्होंने कहा वो एक भूत था जिसका बहुत साल पहले वहां कत्ल किया गया था, जब वो जगह जंगल ही जंगल थी, और फुल मून नाइट को उसका कत्ल हुआ था इस मकाम पर जहां रूम नंबर 104 था। और डरने की बात नहीं है, आप लोगों ने तावीज पहने हुए थे और आप लोगों ने दुआएं पढ़ी तो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। और वो जो मालिक था वो एक ब्लैक मैजिशियन था, वो वुडू मैजिक प्रैक्टिस करता था और उसने उस तमाम को अपने कब्जे में रखा हुआ था ताकि उसे बुरा काम करवाए। तो ये था हमारा एक बहुत ही खौफनाक पैरानॉर्मल इंसिडेंट। अगर आपको दिलचस्प लगे तो अपने चैनल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी शेयर की ज़ैनब, थैंक यू। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बंदान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम समीर है और मैं हिंदुस्तान से बात कर रहा हूँ। मेरी कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था जहाँ मेरी ड्यूटी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक थी। लेकिन फैमिली ने कहा कि इन्हें मेरी जरूरत बिजनेस में है और मुझे भी लगा कि शायद मैं बिजनेस में बेहतर काम कर सकता हूँ। यही सोचते हुए मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद मैं बिजनेस में शामिल हो गया, लेकिन मेरा बिजनेस में दिल नहीं लगा। 1 महीना बिजनेस में गुजारने के बाद मैंने अपनी फैमिली से कहा कि माफ कीजिए, मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद मैंने दोबारा नौकरी तलाश करना शुरू की। जॉब ढूंढते ढूंढते मुझे एक होटल में मैनेजर की पोस्ट मिल गई। मैंने वहां अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद 1 हफ्ते बाद मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू के बाद मेरी वहां ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग के बाद इन्होंने कहा कि हम आपको एक कमरा अलॉट करेंगे और आपको यहाँ रहना होगा।
آپ کا ناشتہ، لنچ اور ڈنر سب یہاں فراہم کیا جائے گا۔ تو میں نے بھی اتفاق کر لیا، کیونکہ اس سے میرے سارے اخراجات کور ہو جاتے اور میری تنخواہ خرچ نہ ہوتی، جس سے میں اپنی تنخواہ اپنی فیملی کو دے پاتا۔ 1 مہینے بعد یہ ہوا کہ ہمارے یہاں ایک میلہ شروع ہوا۔ میلہ شروع ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ رش ہو گیا۔ رش اتنا بڑھ گیا کہ اس ہوٹل کے تمام کمرے فل ہو گئے، یہاں تک کہ جو کسٹمر تھے وہ ریسپشن پر بھی سونے کی بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں بس گدا دے دیں تاکہ ہم یہاں پر لیٹ جائیں۔ رش حد سے زیادہ تھا، لیکن یہ رش زیادہ دنوں تک نہیں رہتا تھا۔ میلے میں یہ رش صرف 8 سے 10 دن تک رہتا تھا۔ پھر جب میلہ ختم ہوا تو لوگوں کا رش بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ اب جو لوگ ہوٹل آتے تھے وہ زیادہ تر فیملی والے ہوتے تھے۔ ایک رات 9:30 بجے کے آس پاس کی بات ہے کہ 4 دوست ایک کار میں ہوٹل پر آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں ایک کمرہ چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مل جائے گا۔ میں نے انہیں ہوٹل کا کمرہ نمبر 10 الاٹ کر دیا۔ اس کے بعد وہ اس کمرے میں چلے گئے۔ پھر ان میں سے ایک لڑکا نیچے آیا اور کہا ہمیں ڈنر چاہیے۔ میں نے کہا کہ سر تھوڑا وقت لگے گا، ہم آپ کا ڈنر وہیں کمرے میں ارینج کروا دیتے ہیں۔ پھر ڈنر کرنے کے بعد سب سو گئے۔ میں رات 12 بجے تک فون استعمال کرتا تھا اور کبھی کبھار اپنی گرل فرینڈ سے بھی بات کر لیتا تھا۔ ہوا یہ کہ جب رات کے 12 یا 1 بجے کا وقت تھا تو میں نے کیمرے کی طرف دیکھا، یعنی جو پہلے فلور پر کیمرے لگے ہوئے تھے ان کا ڈسپلے۔ جب میں نے ڈسپلے کی طرف دیکھا تو روم نمبر 10 کا دروازہ خود بخود بہت آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید ہوا کی وجہ سے کھل رہا ہوگا، مگر جب میں اوپر چیک کرنے گیا لابی کی تمام کھڑکیاں بند تھیں۔ جب میں نے دروازہ دیکھا تو وہ بھی بند تھا۔ پھر میں نیچے آ کر ریسپشن پر بیٹھ گیا اور موبائل چلانے لگا۔ موبائل چلاتے ہوئے جب دوبارہ میری نظر اسکرین پر پڑی وہ دروازہ پھر سے کھل رہا تھا اور بند ہو رہا تھا۔ مجھے لگا شاید وہ لوگ خود کر رہے ہوں گے، مگر جب میں نے کچھ دیر بعد جب تیسری بار اسکرین پر دیکھا تو وہی چیز پھر سے ہو رہی تھی۔ مجھے تھوڑا سا ڈر لگا، لیکن میں نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا۔ اگلی صبح وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ پھر اگلی رات آئی، میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ رات کے 12 یا 1 بجے کا وقت تھا۔ اچانک میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے آواز سنی میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی میں نے سوچا شاید کوئی باہر ہے، تو میں نے پوچھا کون، مگر باہر سے کسی کی آواز نہیں آئی۔ پھر میں نے دوبارہ پوچھا کون ہے؟ مجھے لگا شاید ہمارے ہوٹل کے انچارج باہر ہوں گے۔ میں نے کہا بھائی آپ ہیں کیا؟ لیکن باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر مجھے لگا شاید ہمارے جونیئر میں سے کوئی آیا ہوگا اور کچھ کہنا چاہتا ہوگا، لیکن یہ سوچ کر کہ میں سو رہا ہوں وہ واپس چلا گیا ہوگا۔ میں دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا اور سو گیا۔ لیکن 10 منٹ بعد پھر سے دستک ہوئی، 3 یا 4 بار۔ میں نے سوچا یہ بار بار دستک کون دے رہا ہے؟ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی جو انگریزی میں تھی، ہیلو۔ عدنان بھائی یقین کریں میری روح کانپ گئی اور میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ پورے ہوٹل میں ایک بھی لڑکی نہیں تھی اور وہ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک پرانے فون کی گھنٹی بجی، جیسے ٹن ٹن کر کے بجتی تھی۔ آپ یقین کریں گے اس پورے ہوٹل میں ایسا فون تھا ہی نہیں، نہ ریسپشن پر نہ پورے ہوٹل میں کہیں۔ جو پرانے فون تھے وہ الگ الگ کمروں میں تھے اور ان کی آوازیں ٹرین ٹرین کی نہیں تھی اور ان پر آپ بیک کال نہیں کر سکتے تھے، کال صرف کسٹمر ریسپشن پر کر سکتے تھے۔ جب فون کی آواز بجی تو پھر سے وہی آواز آئی، ہیلو، اس لڑکی کی آواز، اور وہ لڑکی انگریزی میں کچھ باتیں کرنے لگی۔ وہی آواز 15 سے 20 منٹ تک مسلسل آتی رہی۔ آپ یقین کریں میری حالت ایسی ہو گئی کہ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ اس وقت میرے موبائل پر میرے گرل فرینڈ کی کال بھی آ رہی تھی۔ میرا موبائل سائلنٹ پر تھا، لیکن فون ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے اچانک وائبریٹ ہوا اور میں نے اس کی کال اٹھائی۔ جیسے ہی میں نے کال اٹھا کر ہیلو کہا تو میری گرل فرینڈ نے کہا
क्या हेलो, सो गए थे क्या? मैंने कहा नहीं। और उसी वक्त पीछे से उसी लड़की के फिर से आवाज आई। मेरी गर्लफ्रेंड ने भी वो आवाज सुनी। उसने मुझसे पूछा, ये कौन है? मैंने कहा चुप रहो, कोई नहीं है। तो उसे मुझ पर थोड़ा सा शक हुआ कि शायद मेरे साथ कोई लड़की है। तो उसने कहा कि वीडियो कॉल करके दिखाओ कि तुम अभी कहाँ हो। मैंने आहिस्ता आवाज में उसे कहा, प्लीज खामोश हो जाओ, जोर से मत बोलो। तो उसने कहा ठीक है, वीडियो कॉल करो। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन डरते डरते मैंने वीडियो कॉल की और दिखाया कि मैं कमरे में हूं। उसने इशारों में पूछा, ये आवाज कहां से आ रही है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कि ये आवाज कहां से आ रही है। अदनान भाई, मेरे दिल में इतना खौफ था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैं वहीं खड़ा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूं। फिर वो भी खामोश हो गई और उसने वीडियो कॉल काट कर वॉइस कॉल की, लेकिन दरवाजा खटखटाने की और उस लड़की के मुसलसल बातें करने की आवाज आ रही थी। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो पूरी रात मैंने कैसे गुजारी। मैं चुपचाप बेड पर जाकर लेट गया और अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, कॉल मत काटना, सुबह तक कॉल पर रहना। उसने कहा ठीक है, मैं कॉल पर ही हूं। खैर, मैं सुबह 6 बजे उठा और बाकी स्टाफ मेंबर्स भी उठ गए। मैंने सबसे पूछा, क्या आपको रात में किसी लड़की की आवाज आई थी? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने पूछा, रात को कोई आया था जो मुझे बुलाने आया हो और मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो? तो अदनान भाई, सबने यही कहा कि नहीं सर, हम में से कोई नहीं आया। मैंने किसी से मजीद बात नहीं की। जब इन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, शायद मेरा वहम। जब अगली रात आई तो उस रात भी वही सब हुआ। मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैंने अपने इंचार्ज को कॉल की और इन्हें सारी बात बताई और कैमरे की रिकॉर्डिंग भी दिखाई, जिसमें दरवाजा खुल रहा था और बंद हो रहा था। तो उन्होंने भी यही कहा कि ये हवा हो सकती है। मैंने कहा कि मैं ऊपर जाकर चेक करके आया था, सब खिड़कियां बंद थीं। तो उन्होंने कहा तुम्हारा वहम होगा। मैंने कहा नहीं सर, ये मेरा वहम नहीं है, प्लीज आप एक बार पता करें। जब हमने तहकीक की तो हमें पता चला कि जिस जगह पर होटल बना है, यहाँ पर पहले कब्रिस्तान था। ये सुनकर मैं दंग रह गया। मैं जिस होटल में पिछले 2 महीने से काम कर रहा था, वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था। बड़ी मुश्किल से मैंने वहां 3 महीने पूरे किए और फिर रिजाइन देकर अपने घर आ गया। तो खैर, ये मेरी कहानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और इसे अपने चैनल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर ले। इससे होगा ये कि आप मेरी हॉरर स्टोरीज फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहा करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे तो इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी।